एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो तमाम दरख्वास्तें थी उनको जो है वो नाकाबिल समात करार दे दिया है, यानी उनको मुस्तरद कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला कसरत राय से आया है, 10-5 के तनासुब से आया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो 10 जजेज़ हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में जो है उन्होंने फ़ैसला दिया है, जबकि फुल कोर्ट के 15 में से 10 जजेज़ ने तो उनके हक़ में फ़ैसला दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेज़ हैं उन्होंने जो है वो इस हवाले से ये जो दरख्वास्तें थी इनकी हमायत की है। यानी अब इस हवाले से अब 10-5 की जो एक तनासुब है और कसरत राय से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से इन तमाम तर दरख्वास्तों को निपटा दिया है, इनको नाकाबिल समात करार दे दिया है। और इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो है इस कानून को अब इस पर जो हुक्म इम्तनाई था वो भी अब हुक्म इम्तनाई भी अब ख़त्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बहाल हो गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इन 15 में से 8 जजेस ने जो अपील का हक़ पिछली तारीखों से जो बैक डेट से जो अपील का हक़ देने का जो है उस हवाले से उन्होंने उसकी जो है वो मुखालफत कर दी है। यानी इसके 2 पोर्शन थे, एक तो गुज़श्ता तारीखों से अपील का हक़ देने के हवाले से था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो 8 जजेस ने गुज़श्ता तारीखों में से जो है वो अपील का हक़ देने की मुखालफत की है। जबकि इसके अलावा जिसका जो मेन जो पोर्शन था जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से था उसमें 10 जजेस जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को जो है वो खारिज कर दिया है, इन दरख्वास्तों को नाकाबिल समात करार दे दिया है। 5 जजेस ने इन दरख्वास्तों को जो है वो उन्हें काबिल समात करार दिया है, उनके हक़ में दिया है। इस हवाले से जब शुरू में जब ये दरख्वास्तें दायर की गई थी तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच बना था और जो लार्जर बेंच ने 5 समातें की थी और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब चीफ जस्टिस का मनसब संभाला तो उन्होंने इस अहम केस की समात के लिए हमारे साथ मज़ीद भी डिटेल्स लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया हसन रजा पाशा, माहिर कानून है। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, केस का फैसला आ गया है, 10-5 की अक्सरियती फैसला है ये, तो आप क्या देखते हैं इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे? तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज पार्लिमान सुरखरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लिमान के जो इख्तियार है उसको तस्लीम करते हुए इस एक्ट को जो है वो कानूनी करार दे दिया और इस पे जो स्टे वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो गए और आज से ये नाफिजुल अमल होगा। और इसमें जो सबसे खूबसूरती है इसमें 2 चीज़ों की, एक 184(3) के जो मामलात हैं उनमें अपील का हक़ दे दिया गया। वो लोग जिनको वो अपील का हक़ नहीं दिया जाता था और रिव्यू वो का रास्ता इख्तियार करते थे और रिव्यू के आपको पता है बड़ा लिमिटेड स्कोप है, तो अब वो अपील होगी और दूसरे जज साहबान वो अपील सुनेंगे, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। आर्टिकल 10A की सही तरह से अमलदारी होगी। और दूसरा जो है वो जो सेक्शन 7 है जिसमें तकरीबन सबका कंसेंसस नज़र आ रहा है कि जो अर्जेंट नोयत के केसेस हैं वो फाइल होने के 14 दिन के अंदर अंदर वो बेंच में फिक्स होंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो कि आम लिटिगेंट्स को जिसको फ़ायदा पहुंचेगा। हसन रजा साहब, यहाँ पर यह भी बताएगा कि अपील का हक जिस तरह से अभी आपने बताया है इसका क्या बता सकते हैं, माजी के फैसलों पर भी इसका इतलाक होगा या जो फ्यूचर के केसेस आएंगे उसके ऊपर ही बस होगा? नहीं, ये एक और चीज़ जो इसमें है कि बाई मेजॉरिटी जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है केसेस का वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ एक इस पूरे एक्ट में उस क्लास को रिजेक्ट कर दिया गया जिसमें ये करार दिया गया था कि इसका इफेक्ट जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा और पहले जो किए गए हैं फैसले वो विदिन 30 डेज वो फाइल कर सकेंगे अपील, तो वो ख़त्म हो गए। बाकी जो है वो तमाम का तमाम एज इट इज़ जो है इसको तस्लीम कर लिया गया। हसन रजा साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सूबाई असम्बली का भी हो सकता है, सूबे हाई कोर्ट के लिए कानून साजी कर सकते हैं, तो क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ होता देख सकते हैं इस कानून के पास होने के बाद? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसमें पार्लियामेंट की या सूबाई असम्बलियों की इनपुट चाहिए और होनी भी चाहिए। कवानीन अरसे दराज से बने हुए हैं, मतलब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 से बने हुए हैं और 43 ईयर्स हो गया उनको बने हुए, आज तक एक अमेंडमेंट भी नहीं आई और कितनी ड्रास्टिक और रेडिकल चेंजेस आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में और प्रोसीजर में, उसके बावजूद नहीं आई। तो इसीलिए पार्लियामान ने मजबूरन इस एक्ट को मंजूर किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर सख्त कर दी कि ये पार्लियामान ने दुरुस्त
एक्ट जो है वो उसको इनेक्ट की है। हसन रजा साहब, इवन के बार काउंसिल ने भी तशवीश का इजहार किया था कि एक तो खुद नोटिस और बेंच की तश्कील ये जो है ये तनकीद की जद में आते हैं, तो इस हवाले से भी आप देखते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसे बेंच नहीं बनेंगे या ऐसा कोई खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा जिस पर वो तनकीद दोबारा से हो या बहाम खड़ा हो, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पहले था कि एक चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार था 184(3) का केस की कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार और फिर बेंच बनाने का इख्तियार। अब जो 184(3) के तहत कोई कॉग्निजेंस लेनी है तो 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जज साहबान होंगे। वो इस चीज़ का तयन करेगी कि क्या ये 184(3) में फॉल करता है और इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। और दूसरा फिर जो बेंच की फॉर्मेशन होगी वो ही बनाएंगे। और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि वो जो बनेगा नॉट लेस देन 3 मेंबर्स और उसमें अपील प्रोवाइड कर दी गई है और वो अपील दूसरे जज साहबान और लार्जर बेंच सुनेगा। तो ये बहुत खूबसूरती है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा राइट दे दिया गया है इसको लिटिगेंट्स को और पब्लिक एट लार्ज को कि जिससे वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो हसन साहब, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्ट के माजी से इतलाक की शिक 7 और 8 से मुस्तरद की जाती है, तो आप क्या कहते हैं कि माजी के फैसलों के बारे में? ये माजी के फैसलों के बारे में था एक इबहाम कुछ सरकार की तरफ से भी जो पेश हुए, उन्होंने भी नीम दिल्ली से उसको डिफेंड किया कि इसका इतलाक माजी से होगा और वो फिर 1973 से शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चले वो अब डिटेल फैसला आने के बाद ही मजीद राय दी जा सकती है। बहरहाल ये एक्ट इन टोटो माँ सिवाय माजी के जो केसेस हैं जिन पे अपील, और वो वैसे बहुत कम बनते थे क्योंकि उनमें जिनमें रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी थी वो बहुत कम थे कि वो करते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट फैसला है और बाइंडिंग है हम सब पे, हम इसको तस्लीम करते हैं। ठीक है, हसन रजा पाशा साहब माहिर कानून हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला मलिक जो कि माहिर कानून है। उनके अलावा सीनियर तज्ज़ियाकार जुल्फ़िकार राहत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फ़ैसला सुना दिया गया है और 10-5 से ये आज का फ़ैसला सुनाया गया है, आपको क्या लगता है इससे अदलिया मज़ीद मजबूत होगी? केस के तौर पे पहली दफ़ा फुल कोर्ट प्रोसीडिंग की जो पहले बहुत अरसे से नहीं हो रही थी। एक तो उन्होंने ये रवायत तोड़ी जो माजी की रवायत से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, फिर उसको ऑन एयर उन्होंने टीवी स्क्रीन के ऊपर पूरी कौम को दिखाया कि ये हमारा प्रोसीजरल सिस्टम होता क्या है। उसके बाद अब ये फैसला, और फैसला भी बहुत अक्सरियत के साथ, और इसके बाद यकीनी तौर पे जो बात आपने की है कि इससे अदलिया मजबूत हुई है। अब देखना यह है कि अदलिया जो रवायात नई रवायात पैदा करना चाह रही है, आगे इनकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, कितने % होती है और उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। इसके साथ साथ आज का फैसला तो हो गया, ये लोगों के लिए बड़ा पेनफुल भी था और बड़े दिनों से लोग वेट भी कर रहे थे, इंतज़ार भी कर रहे थे। अब इसके पाकिस्तान की फ्यूचर की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के अहम तरीन फैसलों के हवाले से इस आज के फैसले का एक अहम तरीन इम्पैक्ट होगा और आने वाली सियासत का इस हवाले से एक बहुत ज़्यादा एक रोल होगा इस फैसले का भी। अब देखना ये है कि आज का फैसला आगे चल के किस तरह एग्जीक्यूट होता है ऑन ग्राउंड, या फिर ये फैसला जो माजी में बहुत सारे फैसले हुए हैं उसी तरह का एक फैसला रहेगा। लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, मेरा ख्याल है वो बड़ी क्लैरिटी में है कि वो किस मकसद के लिए आए हैं, उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अदलिया से यकीनी तौर पे बहुत सारी लोगों को तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आम आदमी की आखिरी उम्मीद यही अदलिया है और वो सियासतदान जो तनकीद करते हैं अदलिया के ऊपर, उनकी भी आखिरी उम्मीद यही अदलिया हुआ करती है। जब भी उनको ज़मानत करवानी हो, उनको रिलीफ लेना होता है तो अल्टीमेटली इन्हीं अदालतों के सामने वो जाते हैं। लेकिन
ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर, ये एक रवायत बन गई है कि अगर फैसला आपके खिलाफ आए तो आप तनकीद शुरू कर देते हैं और अगर फैसला आपके हक में आए तो अदलिया बहुत अच्छी है। ये रवायत अब मेरा ख्याल है इसके साथ ही दफन होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। फैसला जो अदालती फैसले हैं वो केस की बजाय फेस देख कर नहीं, केस देख के होने चाहिए। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रवायत चीफ जस्टिस ने डाली है और उसकी प्राइस उनको खुद भी पे करनी पड़ी इस प्रोसीडिंग के दौरान। ठीक है, ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून। अब्दुल्ला मलिक साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? 10-5 से ये अक्सरियती फैसला सुनाया गया है, इसके क्या असरात हो सकते हैं? पूरा पाकिस्तान के फुल बेंच ने जो कि फैसला दे दिया, हम जजेस के कंडक्ट पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन यह कि फैसले पे राय देना हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का बुनियादी हक होता है। और ये जो फैसले होते हैं ये बुनियादी तौर पर कौम की मलकियत होते हैं और कौम को ही उस पर बातचीत करनी चाहिए। देखें, हमें तो बुनियादी तौर पर इस फैसले से मायूसी हुई है, क्योंकि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मोहतरम जजेस ने चीफ जस्टिस अताब बदियाल साहब के सरबराही में स्टे कर दिया था उन प्रोसीडिंग को। लेकिन अब जब काजी फाजिस्ता साहब ने ओथ उठाया तो उन्होंने पहला केस यही फिक्स किया। और हमें हैरानगी इस बात की भी है कि वो जो उस बेंच में, चूँकि चीफ साहब तो रिटायर हो गए थे, बाकी 7 जजेस थे जिन्होंने स्टे में कोर्ट के साथ खड़े हुए थे, लेकिन आज उनमें से 2 जजेस ने भी, जो 10 जजेस की डिफरेंस था उस पर उन्होंने उसको वोट किया है। देखिए, बुनियादी तौर पर इस फैसले से इख्तिलाफ राय इसलिए था कि पार्लियामान मदर ऑफ ऑल लॉज है। कोई शक नहीं है कि पार्लियामान को कानून कवानीन बनाने में, कवानीन तरमीम करने में बुनियादी हक हासिल है हमारे लेजिस्लेटर को। लेकिन हम ये समझते थे, या जो इख्तिलाफ राय रखने वाले लोग थे वो ये समझ रहे थे कि चूँकि ये एक्ट बुनियादी तौर पर आर्टिकल 10A, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 8 से मुतसादिम है और पार्लियामान को जो 1980 के रूल्स हैं उसमें तरमीम करने का कोई बुनियादी हक हासिल नहीं है। अगर कहीं लेजिस्लेशन की ज़रूरत है तो पार्लियामान का एक तो हाउस मुकम्मल होना चाहिए था, दूसरा जैसे 184(3) में अपील दरकार थी तो उसको 2/3 अक्सरियत के साथ अमेंड कर सकती है पार्लियामान 191 में आर्टिकल, लेकिन एक 2/3 अक्सरियत के साथ। बाकी जो प्रैक्टिस प्रोसीजर के हवाले से देखिए, जो रूल्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने रूल खुद बना सकती है, तरमीम कर सकती है, 4 जजेस हों, 5 जजेस हों, 6 हों, 7 हों, इससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यह है कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकती कितने जजेस होने चाहिए, यही बुनियादी इख्तिलाफ राय था। लेकिन मलिक साहब, चीफ जस्टिस ने पिछली समाअत में ये भी कहा था कि मैं अगर इख्तियारात नहीं लेना चाहता तो आप मुझे क्यों इख्तियारात देना चाहते हैं? नहीं, ये देखें, नहीं, वो किसी ने एक शख्स ने न लेने न देने, ये पार्लियामान ने दिए हैं। ये 1973 का जो आइन था उस आइन ने दिए। देखिए, ये जो आइन बनाने वाले थे बड़े विजनरी लोग थे, उनको मालूम था कि जो आइन बनेगा तो बहुत सारी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कहीं रूल ऑफ लॉ की वॉलेशन होगी, कहीं बुनियादी इंसानी हकूक़ की वॉलेशन होगी। और जहाँ पर, चूँकि ये पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर था, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मैटर था, जहाँ पर भी रियासत आपके शहरियों के बुनियादी हकूक़ देने में नाकाम हो जाती है पब्लिक एट लार्ज पे, बहुत सारे मैसिव लेवल पर, तो ये अंडर आर्टिकल 43 के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो आज खुद नोटिस लेकर उसके खिलाफ तहदीबी कार्रवाई करें। ये था कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना, आम शहरियों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना, अब वो मकसद था फौरी तौर पर। अब एक